हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका हेलो मेरे फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका एक बार मेरे चैनल में। नवीन मिश्रा इजी प्रोग्रामिंग। तो इस वीडियो से मैं एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूँ, डेटाबेस का है। MCS 023 सब्जेक्ट कोड है। इसकी ये इंट्रोडक्शंस एंड अदर वीडियोस हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर माय वीडियोस, लाइक माय वीडियोस, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कमेंट ऑन माय वीडियोस। ओके, तो नया टॉपिक है MCS 023 DBMS। कुछ हद तक ये थ्योरी होता है, ठीक है, यानी आपको 30 से 40 नंबर का जो पेपर मिलेगा वो थ्योरी मिल जाएगा। लेकिन थ्योरी भी आप ये नहीं कि अपने हिसाब से लिख सकते हो, आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो आप थ्योरी लिख सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं 3 मेन क्वेश्चंस, फाइल बेस्ड और डेटाबेस का अप्रोच का डिफरेंस, डेटाबेस के DBMS के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड 3 लेवल आर्किटेक्चर, मेनली ये 3 क्वेश्चंस हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द ये सारा वीडियो रहेगा, ठीक है ना। मैं एक एक टॉपिक नहीं एक्सप्लेन करने वाला जाऊंगा इन वीडियोस में, सिर्फ मेन टॉपिक्स को कवर अप करूंगा। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। द फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो इज डेटा क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो IT के स्टूडेंट्स को IT के कोर्सेज करवाता है। IT के कोर्सेज में आप समझ लो जैसे C हो गया प्रोग्रामिंग का, C++ हो गया, जावा हो गया, PHP हो गया एंड मैनी मोर, ठीक है ना। ये सारे प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ाता है, ये IT का इंस्टीट्यूट है। लेट्स से IT का इंस्टीट्यूट टारगेट करता है कि मुझे कुछ स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए मुझे, तो वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को कॉल अप करता है। फॉर एग्जांपल किसी भी यूनिवर्सिटी को कॉल अप करता है या किसी यूनिवर्सिटी का डेटा मांगता है या कहीं से एसेस कर लेता है, ठीक है ना। अब पता नहीं अवेलेबल करवाते हैं यूनिवर्सिटी वाले के नहीं, बट मान लो कि यूनिवर्सिटी का डेटा पड़ा हुआ है। यूनिवर्सिटी ने 2023 के जितने भी उसके स्टूडेंट्स हैं या 2022 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसका सारा डाटा इसको पकड़ा दिया, इंस्टीट्यूट को, ठीक है ना। अब जब 2022 का सारा डाटा इसके पास आ गया है तो उस डेटा में क्या है, उसमें आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, नॉन मेडिकल वाले, ठीक है ना, और कई स्ट्रीम्स होती हैं, मैनेजमेंट वाले, IT वाले, और कई स्ट्रीम्स होती हैं। सो दिस इज द डेटा फॉर द इंस्टीट्यूट राइट नाउ। ये इन इंस्टीट्यूट के सभी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स को उठा के कॉल करके इनवाइट नहीं कर सकता कि आप हमारे पास आओ, हम आपको पढ़ाएंगे, आपको जॉब देंगे। वो इन सबको नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, इसको इसमें से वही इन्फॉर्मेशन फैचअप करेगा जो उसके मतलब की है। फॉर एग्जाम्पल IT का स्टूडेंट हो गया, तो उसको सिर्फ IT का स्टूडेंट चाहिए, या सपोज चलो आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी आ गए कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी IT में शिफ्ट हो सकते हैं। तो मान लो 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा मिला था इंस्टीट्यूट को, 10,000 में से उसने IT के स्टूडेंट्स सिर्फ 2,000 स्टूडेंट्स या आर्ट्स के स्टूडेंट्स उठा के सिर्फ 2,000 स्टूडेंट्स को उठाया गया। तो 10,000 स्टूडेंट्स का जो डेटा था वो आपका था डेटा। जब उस पर उसको प्रोसेस किया गया, उसमें से ज़रूरत वाली चीज़ें ले ली गई, बाकी चीज़ें छोड़ दी गई, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। नाउ इट इज़ अ इन्फॉर्मेशन। अब इस 2000 वाले स्टूडेंट्स के डेटा पे इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है, इंडिविजुअली कॉल कर सकता है या ईमेल कर सकता है या ऑफर सेंड कर सकता है, इनको मैसेजेस कर सकता है। 10,000 स्टूडेंट्स को करने का कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन क्योंकि कई स्टूडेंट्स उनके स्ट्रीम के थे ही नहीं। तो ये एक लाइव एग्जांपल है डेटा का और इन्फॉर्मेशन का। अब डेटा और इन्फॉर्मेशन का एग्जैक्ट राइट डेफिनेशन क्या है। तो डेटा क्या है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, नेम, नंबर, प्राइस, कुछ भी हो गया। और इन्फॉर्मेशन क्या है, जब आप इसको कन्वर्ट कर देते हो एक इंटेलिजिबल फॉर्म में, प्रोसेस्ड फॉर्म होता है, एक रिपोर्ट बन गई, एक टेबल बन गया, स्टूडेंट्स रिपोर्ट आ गई जैसे 2000 की, वो चीज़ होती है। डेटा इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस कई बार आ जाता है, ये PTU के या पंजाब यूनिवर्सिटी के या अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को पूछा जाता है। तो रॉ फैक्ट एंड फिगर जो किसी काम का नहीं है आपके, सिर्फ आप अभी लेके आए। प्रोसेस्ड फॉर्म, उसमें से आपने यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकाल ली, बाकी हटा दी, प्रोसेस्ड फॉर्म। अब डेटा बिजनेस के काम का नहीं होता, बिजनेस के जो मैनेजर्स हैं, बिजनेस के जो सुपरवाइजर्स हैं, उनको डेटा नहीं चाहिए, उनको डेटा का प्रोसेस्ड फॉर्म चाहिए, प्रोसेस्ड वर्जन चाहिए, इन्फॉर्मेशन। उस इन्फॉर्मेशन पे वो डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है ना। जब 2000 स्टूडेंट्स का डेटा है तब वो सबको कॉल करना शुरू करेंगे, 10,000 स्टूडेंट्स को कॉल नहीं करेंगे। ये एटॉमिक लेवल होता है। एटॉमिक लेवल मतलब पहले लेवल का पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे आप रफ डेटा उठाते हो, ये प्रोसेस्ड डेटा होता है। इसमें आप डिसीजन नहीं ले सकते, 2000 स्टूडेंट्स को मेल करना है या मैसेजेस करने हैं, आप इसमें नहीं कर सकते, इस पे कर सकते हो। एक और एग्जांपल, जैसे आपने पेशेंट्स के वेट लिख लिए हैं और पेशेंट्स के वाइटल साइंस लिख लिए हैं, ठीक है ना। लेकिन अब आप
ये डेटा है। लेकिन जब आप इसको ट्रेंड करना शुरू करते हो, जब इसको प्रॉपरली समझते हो, वाइटल साइंस को समझते हो, और फिर उस बेस पे आप कोई क्लिनिकल डिसीजन ले सकते हो। डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। फॉर एग्जांपल ये आपको नंबर्स दिए हुए हैं कुछ, आप कहोगे ये क्या है यार, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन इसी को मैं कुछ इस तरीके से बना दूँ कि एज 35 है, शुगर लेवल है ये पेशेंट का, और ये बीपी लेवल है, तो इससे आपको पता चलता है कि ये एक इन्फॉर्मेशन है। इस पर कोई डॉक्टर, कोई नर्स डिसीजन ले सकती है कि क्या क्लिनिकल प्रोसेस फॉलो किया जाए पेशेंट को इम्प्रूव करने के लिए। तो पहली चीज़ जो आपको पता होना चाहिए, डेटा क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है। प्रोसेस्ड फॉर्म को इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, रॉ फैक्ट्स को डेटा बोलते हैं। आगे चलते हैं। आगे है फाइल बेस्ड सिस्टम। फाइल बेस्ड सिस्टम क्या है, अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो एक स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट को पॉकेट मनी मिलती है अपने फादर से, ठीक है ना, पॉकेट मनी मिलती है। पॉकेट मनी मिलती है मान लो 4000 रुपीज़। 4000 रुपीज़ बोला, और उनको बोला कि इसी में आपने सारा अपना पेट्रोल, अपना खर्चा, सारा कुछ निकालना है। स्टूडेंट को, स्टूडेंट ने क्या किया, मान लो 10 दिन में ही पैसे ख़त्म कर दिए। तो अब उसके फादर या उसके कोई भी जो गार्डियन होंगे या पेरेंट होंगे, वो पूछेंगे कि आप कहाँ पैसा खर्च कर रहे हो, हमें पूरा हिसाब दो। पूरा हिसाब दो तो वो क्या करेगा, अपनी एक सपोज फाइल बनाता है, उस फाइल में सारी डिटेल्स लिखता है, ठीक है ना। अब आजकल के ज़माने में कंप्यूटर या मोबाइल में आप काम करते हो, जैसे आप मोबाइल में अपने नोट्स बनाना शुरू करोगे, थोड़ा बेटर अपना कंप्यूटर उठाओगे, कंप्यूटर में आप एक्सेल में डेटा बनाना शुरू करोगे, दैट विल बिकम अ फाइल। एक फाइल जो होता है वो सेकेंडरी फॉर्म ऑफ डेटा होता है, जिसमें आप डेटा रखते हो। इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, कोई फॉलो नहीं करता। कोई स्टूडेंट क्या लिखेगा, एक स्टूडेंट होगा, वो किस तरीके से लिखेगा कि यार मैंने 12 तारीख को, 12 जन को मैंने क्या किया, पेट्रोल पे खर्चा किया था मान लो 1500 रुपये का। एक स्टूडेंट इस तरीके का इन्फॉर्मेशन रख रहा है, या एक बेटा इस तरीके का इन्फॉर्मेशन रख रहा है। उसका जो दूसरा बेटा वो पूरा लिख रहा है, जैसे 12/01, ठीक है ना, 2023, ठीक है ना, पेट्रोल 1500, कैसे किया मैंने, कैश पे किया है, एंड सो ऑन। तो इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते। ये फाइल बेस्ड अप्रोच है। अब मैंने आपको समझाया एक स्टूडेंट के लेवल पे। अब चलते हैं एक बड़े लेवल पे। एक ऑर्गेनाइजेशन है, आज से 100 साल पहले ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती थी, सिर्फ कॉपियों पे अपना डेटा बनाती थी। उनको कहा गया कि कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कॉपी वाला डाटा कॉपी से हटा के कंप्यूटर में फाइलें बनानी शुरू करी। तो नोटपैड फाइल्स बनी, वर्ड फाइल्स बनी, टेक्स्ट फाइल्स बनी, एक्सेल फाइल्स बनी। तो वो आपका फाइल बेस्ड अप्रोच कहलाता है। तो ये पहली कोशिश थी कि भाई हम अपने मैनुअल सिस्टम को कंप्यूटराइज में कन्वर्ट करें, ठीक है ना। तो यही फाइल सिस्टम के बारे में समझाया गया है कि अर्ली अटेम्प्ट था, ठीक है ना। स्टोर और ऑर्गेनाइज कंप्यूटर में फाइलें रखने का तरीका है, आसान है। इसमें डाटा जो है हार्ड डिस्क या सीडी में जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अब ये देखो, ये स्टूडेंट की फाइल है, आप स्टूडेंट का डाटा रख रहे हो। ये सब्जेक्ट की फाइल है, ये सब्जेक्ट का डाटा रख रहे हो। ये रिजल्ट की फाइल है, ये रिजल्ट का डाटा रख रहे हो। ना उसी आप कई इन्फॉर्मेशन रिपीट करोगे, रोल नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, है ना, स्टूडेंट नेम हो गया, और स्टिल चलो अगर नहीं भी कर रहे हो तो यहाँ पे पहली कोशिश थी फाइल बेस्ड सिस्टम बनाने की, जिसमें अलग अलग फाइलें बनेगी। स्टूडेंट की फाइल अलग बनेगी, सब्जेक्ट की फाइल अलग बनेगी, रिजल्ट की फाइल अलग बनेगी, ठीक है ना। तो ये फाइल बेस्ड अप्रोच था। फाइल बेस्ड अप्रोच का फायदा क्या हो, सबसे पहले तो ये समझते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये थे कि भैया मैनुअल से अगर कंपेयर करोगे तो काफ़ी आपका काम बच रहा है, पैसा बच रहा है, चीज़ें उठाना आसान है, ठीक है ना, अवेलेबल रहता है डेटा आपको। तो कई फायदे मिले थे, लेकिन इनमें कई लिमिटेशंस भी थी। तो मेन लिमिटेशंस पे फोकस करते हैं। सबसे पहले है सेपरेटेड और आइसोलेटेड डेटा। इसका मतलब क्या है, मान लो ये स्टूडेंट की फाइल है, ये फाइल है मान लो रिजल्ट्स की, और ये फाइल है सब्जेक्ट्स की। अब सपोज एक टीचर आता है, वो ये कहता है कि मैथ्स के सब्जेक्ट में फेल होने वाले बच्चे कौन कौन से और उसके कितने कितने मार्क्स हैं, मुझे ये दिखाओ। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट फाइल में जाके मैथ का कोड उठाना पड़ेगा। मैथ का कोड उठाया, मैथ का कोड उठा के आप रिजल्ट सेक्शन में गए। यहाँ से आपने क्या किया, मैथ कोड के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टूडेंट्स थे उनका रोल नंबर उठाया और उनको कंपेयर किया कि मार्क्स पास है या फेल है। फिर उन रोल नंबर के डाटा लेकर आप यहाँ पे गए और यहाँ से आप स्टूडेंट्स की नेम लेके आ रहे हो। ये चीज़ फाइल में करना मुश्किल था, या कर तो लोगे लेकिन एक एक फाइल, 3 फाइलें खोलनी पड़ रही है आपको एक ही काम के लिए। कुछ क्वेरीज ऐसी हो जाएंगी, जैसे यही मैंने क्वेरी बताई, कुछ क्वेरीज ऐसी हो जाएंगी जिसमें आपको मल्टीपल फाइलें ओपन करनी पड़ेंगी, एक बार में रिजल्ट नहीं देगा। तो ये है पहला लिमिटेशन, सेपरेटेड एंड आइसोलेटेड। फिर है डेटा डुप्लीकेशन, इसको हम रिडंडेंसी भी बोलते हैं। जनरली यार आप देखते हो कि आपकी जो इमेजेस होती हैं, आपकी जो फोटोज होती हैं, जो आपने लैपटॉप में कंप्यूटर्स पे रखी होती हैं, वो कई बार 2-3 जगहों में पड़ी होती हैं, ठीक है ना। या आपकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, आप क्या करते हो कि कहीं यार ये डिलीट ना हो जाए गलती से मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक अलग बैकअप बना के रख लेता हूँ। मैं C ड्राइव में भी इसको रख लूँगा, D ड्राइव में भी रख लूँगा। 2 जगहों पे डाटा रख रहे हो। अगर फाइल आपका 10 MB का है तो 10 + 10 20 MB यूज़ कर रहे हो।
10 MB वेस्ट कर रहे हो, ये डेटा डुप्लीकेशन है, ये होगा। इसको हम टर्म बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी मीन्स वेस्टेज ऑफ डेटा। इफ डेटा इज स्टोर्ड एट मोर देन वन लोकेशन इट लीड्स टू वेस्टेज इन मेमोरी, ये डाटा डुप्लीकेशन है। इसी वजह से एक और टॉपिक आता है इनकंसिस्टेंसी। डेटा इनकंसिस्टेंट स्टेट में है। इनकंसिस्टेंट स्टेट में क्या है, सपोज आपका एक फाइल डेटा यहाँ पे पड़ी थी सी ड्राइव में, और एक फाइल आपकी डी ड्राइव में पड़ी थी, डी ड्राइव में पड़ी थी। कुछ चेंजेस करने पड़े आपको, सी ड्राइव में तो फाइल चेंजेस कर दिए आपने, लेकिन डी में चेंजेस करना भूल गए। अब इन दोनों फाइलों का डेटा मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे कुछ और वैल्यूज दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ और वैल्यूज दिखा रहा है। दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट स्टेट, इनकंसिस्टेंट डेटा। कि आप एक फाइल में चेंज कर चुके हो, दूसरे में नहीं कर रहे हो, या आप गलत इनपुट दे दिए, ठीक है ना, या किसी दूसरे पर्सन ने दूसरी फाइल में चेंज कर दिया, किसी भी रीजन से। इन शॉर्ट, अगर दो फाइलों का डेटा मैच नहीं कर रहा है तो ये इनकंसिस्टेंट स्टेट कहलाता है, ठीक है ना। इसके बाद एक और प्रॉब्लम है डेटा डिपेंडेंस। डिपेंडेंस क्या है, अब यार जब आप फाइल बनाते हो, जैसे एक नोट्स वाली फाइल बना रहे हो आप, या नोटपैड वाली फाइल बना रहे हो, नोटपैड वाला फॉर्मेट शायद किसी और फॉर्मेट में, एक्सेल में नहीं जाएगा, एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप फाइल बनाते हो इसका फिजिकल स्ट्रक्चर एक प्रोग्रामर जो है, जो बनाता है, वो बना के रख देता है। इसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको आप ऐसा समझ लीजिए यार कि अगर आपका वर्ड का फाइल है, वर्ड का फाइल जो है वो पीडीएफ फाइल में, वर्ड जो फाइल है जो पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं खुलेगा, या पीडीएफ का फॉर्मेट या वर्ड वाली डॉक फाइल आपके पीपीटी में नहीं खुलेगी, ठीक है ना, आपके नोटपैड में नहीं खुलेगी। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये डेटा डिपेंडेंस है। तो ये 4 लिमिटेशंस हुए। लिमिटेशंस कंटिन्यू करते हैं, फिर वही बात, उसी से इनकम्पेटेबल फाइल फॉर्मेट कि यार सी की जो फाइल है वो कोबल में नहीं खुलेगी, ठीक है ना, वर्ड की फाइल पीडीएफ में नहीं खुलेगी, तो ये इशू है। फिर आ गया डाटा सिक्योरिटी का। डाटा सिक्योर नहीं होगा। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, एक ऑर्गेनाइजेशन में आपकी फाइल को 2-3 बंदे असेस कर रहे हैं, फाइल 1 और फाइल 2, दो बंदे, फाइल 1 को 2 बंदे, पर्सन 1 और पर्सन 2 असेस कर रहे हैं, यहाँ पे आप फाइल को सिक्योर नहीं कर पाओगे, मुश्किल हो जाएगी। ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम्स, जब ज़्यादा फाइलें हो जाती हैं तो उन फाइलों में जब आप ऑपरेशंस करते हो तो जब उन ऑपरेशंस को ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। जैसे आपकी एक फाइल है, उस फाइल में आपका जैसे बैलेंस पड़ा हुआ है, 10,000 रुपया अमाउंट आपने लिखा हुआ है, इसमें से जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जब आप प्लस कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड राइट ऑपरेशन, ठीक है ना। और जब आप इसमें से सिर्फ डाटा देख रहे हो कि इसकी वैल्यू क्या है, दिस इज कॉल्ड रीड ऑपरेशन, इसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ट्रांजैक्शन करते हुए कई गलतियां होती हैं, इसलिए ट्रांजैक्शन की 4 प्रॉपर्टीज का ट्रू होना जरूरी है। अगर ये 4 प्रॉपर्टीज ट्रू है तो आपकी ट्रांजैक्शन प्रॉपरली चली है। इसको हम बोलते हैं एसिड इन शॉर्ट, जो कि एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टीज में होता है। ये किसी और वीडियो में हम इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर लेंगे। फिर आ गया कॉन्करेंसी प्रॉब्लम। कॉन्करेंसी प्रॉब्लम क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, अगर सेल्स डिपार्टमेंट डेटा देख रहा है, तो अगर प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट या फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट उस डेटा को देखना चाहे साइमल्टेनियसली, तो देखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। बाई चांस चेंजेस हो रही हैं, एक डिपार्टमेंट चेंजेस कर रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट देखना चाहे, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो अगर एक फाइल पे 2 बंदे रीड ऑपरेशन कर रहे हैं फिर तो पॉसिबल है शायद, ठीक है ना, लेकिन 2 बंदे अगर राइट कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। सो 2 or more transactions running at the same time is called concurrency, and when they are running simultaneously this may lead to some problems। तो इन प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं कंकरेंसी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सारी आपकी थी लिमिटेशंस। फिर इसको इंप्रूव करके कंसेप्ट आया डेटाबेस का। 1970s में एक बंदा था डॉक्टर E.F. कोड, डॉक्टर E.F. कोड, इसने एक आर्टिकल लिखा, कुछ कंसेप्ट्स लिखे 1970s में, ठीक है ना। इसने बताया डेटाबेस अप्रोच के बारे में। इसने कहा कि आप कीज़ के कंसेप्ट को फॉलो करो, आप टेबल्स बनाओ, टेबल्स को आप रिलेशन कह दो, ठीक है ना, टेबल्स में डेटा रखो, कुछ क्वेरीज बताएं, DDL DML क्वेरीज बताएं जिससे आप डेटा फेच कर सकते हो। तो डेटाबेस अप्रोच में ये कहा गया कि भाई 10 अलग अलग फाइलें बनाने की जरूरत नहीं है, एक डेटाबेस फाइल बनेगी, उसी डेटाबेस फाइल से आप सारा कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस डेटाबेस अप्रोच को जब कंसिडर किया गया तो इस डेटाबेस अप्रोच पे कई कंपनीज ने अपने सॉफ्टवेयर बनाने शुरू किए, ठीक है ना, कि हाँ ये अप्रोच अच्छी है, इस अप्रोच पे चलने वाले कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। उन सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता है DBMS। DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज़ अ सिस्टम इन विच यू कैन क्रिएट, मेंटेन एंड अपडेट द डेटाबेस। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको डेटाबेस बनाने में, इंप्लीमेंट करने में मदद करे, वो डेटाबेस अप्रोच कहलाती है। बुक के डायग्राम में ये डायग्राम जो होता है जनरली, ये डेटाबेस का डायग्राम कहलाता है। कुछ आप डेटाबेस को इस तरीके से दिखा सकते हो, ये डेटाबेस है,
और जब फाइल बनती है तो फाइल कुछ इस तरीके से बनती है, सॉरी अगर मुझसे सही से ना बने, ठीक है ना, तो ये आप ऐसे एक फाइल बना देते हो। तो फाइल बेस्ड अप्रोच में आप इस डायग्राम को फॉलो कर सकते हो, डेटाबेस में आप इस डायग्राम को फॉलो कर सकते हो। अ डेटाबेस कैन कंटेन मैनी टेबल्स, उसके अंदर आप और कई टेबल्स आएंगे, फाइल के अंदर सिर्फ फाइल ही होती है और डेटा पड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपका डेटाबेस अप्रोच के बारे में लिखा गया कि ये बहुत अच्छा है, इस टेक्निक को फॉलो किया जाए। तो इसके बेस पे कई डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स आए, ठीक है ना। पहले डेटाबेस अप्रोच को कंपेयर करते हैं फाइल बेस्ड अप्रोच को। ये कई क्वेश्चंस में 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का जरूर आता है कि भाई फाइल बेस्ड अप्रोच को और डेटाबेस अप्रोच को एक्सप्लेन करो। तो वही चीज़, फाइल क्या है, आपने सिंपल एक नोटपैड का फाइल बनाया है या एक फ्लैट फाइल बनाया है, तो ये एक फाइल है। डेटाबेस क्या है, आपने एक डेटाबेस बनाया है किसी सॉफ्टवेयर की मदद से, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है, ओरेकल कंपनी का है, ओरेकल का सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है ना। माई सीक्वल है, सीक्वल सर्वर है, ठीक है, फोक्स प्रो है, कई ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनको आप यूज़ कर सकते हो, MSSS है, ठीक है ना। तो ये आपके DBMS है, लेकिन जो डेटाबेस बना है इनमें से किसी भी की मदद से बना है। तो जो फाइल बेस्ड अप्रोच है जनरली ये स्मॉल सिस्टम्स के लिए होते हैं। स्मॉल सिस्टम मतलब कि यार एक सोल प्रोवाइडरशिप है जिसमें एक बंदा है, एक बंदा ही सारा काम कर रहा है, वो सारा कुछ मैनेज कर रहा है, या 2 बंदे हैं, वो बंदे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे फाइल सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर कंपनी बड़ी है, 50-60 बंदे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको डेटाबेस अप्रोच फ़ायदा देगी। क्योंकि छोटा है इसलिए इंस्टॉल करना, इसको मेंटेन करना आसान रहता है। क्योंकि ज़्यादा है तो इसमें ये थोड़ा महंगा पड़ जाता है, कई बंदों के साथ लेके चलना होता है, ठीक है ना। तो इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस का ध्यान रखना होता है। इसमें फाइलें कम होती हैं, ये अब ऑब्वियसली छोटा है तो फाइलें कम होंगी, इसमें फाइलें ज़्यादा होंगी। ये आसान होता है, ये मुश्किल होता है। अब ऑब्वियसली बहुत सारा डेटाबेस होगा, बहुत सारा रिकॉर्ड्स पड़े होंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे जो डेटा रखा होता है उसको फाइल कहते हैं। यहाँ पे डेटा को आप टेबल की फॉर्म में रखते हो। ये एक सिंगल बंदा मैनेज करता है, वही ये मल्टीपल यूजर्स मैनेज करते हैं। इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी की जरूरत भी नहीं होती, एक बंदा या 2 बंदे कर रहे हैं, वो मिलके कर रहे हैं, तो पता ही होता है कौन क्या चेंजेस कर रहा है। अगर कोई फालतू की चेंजेस करेगा तो उसको पता भी चल जाएगा किसने किया है। यहाँ पे आपको रिगरस सिक्योरिटी चाहिए, 100-200 बंदे, 500 बंदे आपके डेटाबेस को यूज़ कर रहे हो, किसने चेंज किया कैसे पता करोगे। तो वहाँ पे फाइल बेस्ड अप्रोच में आपको कुछ प्रॉब्लम्स मिलती थी, डाटा रिडंडेंसी आ रही थी, इनकन्सिस्टेंसी आ रही थी, डाटा आइसोलेटेड था जो आप पहले ही पढ़ चुके हो। इसमें क्या है, ये सब रिड्यूस्ड है, ये कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका डेटाबेस और फाइल बेस्ड अप्रोच का डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है, मैंने पहले भी बताया है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से आप डेटाबेस बना सकते हो। जब डेटाबेस बनाओगे तो इसके फायदे क्या होंगे, वही जो आपको डेटाबेस अप्रोच के फायदे मिले थे। रिडंडेंसी नहीं होगी, इंटीग्रिटी इन्फोर्स की जा सकती है। इंटीग्रिटी का जनरली मतलब होता है एक्यूरेसी से, कि आपका डेटा एक्यूरेट पड़ा होगा, ईमेल आईडी गलत नहीं स्टोर होगी, फोन नंबर 10 डिजिट्स के अंदर 10 डिजिट का ही होगा, ना 9 का स्टोर करने देगा ना 11 का। इनकन्सिस्टेंसी कैन बी अवॉइडेड। इनकन्सिस्टेंसी का मतलब क्या था, 2-3 जगहों पे फाइलें पड़ी हैं, आप एक जगह चेंजेस कर रहे हो, दूसरी जगह चेंजेस नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। डेटा शेयरिंग, अब सारा डाटा एक जगह पे पड़ा होता है डेटाबेस, तो इसको डेटाबेस को शेयर करना बहुत आसान हो जाता है एज कंपेयर टू फाइल सिस्टम्स। स्टैंडर्ड्स कैन बी इन्फोर्स्ड, ठीक है ना। स्टैंडर्ड्स क्या है, कंपनी लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, कुछ पॉलिसीज बनाने हैं, तो आप यहाँ पे डीबीएमएस में ये कर सकते हो। अनऑथराइज एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि आपके डेटाबेस को मल्टीपल बंदे यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि कुछ यूजर्स को आप असेस ना देना चाहो। जैसे अकाउंट ऑफिस की जो फाइल है जिसके अंदर पैसों की डिटेल पड़ी हुई है, वो बहुत क्रिटिकल होती है, तो वो फाइल आप 2-3 बंदों को ही राइट देते हो, जो कंपनी का ऑनर है, जो कंपनी का मैनेजर है, ठीक है ना, जो कंपनी के अदर बड़े लेवल के जो बंदे हैं आप उनको दोगे। छोटे लेवल के बंदों को ये फाइल आप नहीं दिखाना चाहते। छोटे लेवल का मतलब यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स को या जो नॉर्मल एम्प्लॉइज हैं उनको ये फाइलें नहीं दिखाना चाहोगे, तो ये सिक्योरिटी आप इसमें लगा सकते हो। बैकअप एंड रिकवरी, डेटाबेस डीबीएमएस प्रोवाइड्स बैकअप एंड रिकवरी टू द प्रीवियस टेबल केस। अच्छा, अब क्या हुआ, ये आपका डेटाबेस था, इस डेटाबेस में आप सपोज 1 मंथ की सारी ट्रांजैक्शंस को एक साथ अपडेट कर रहे थे। अपडेट करते करते अभी 10 मिनट पड़े थे अपडेट को फिनिश होने में, आपका सिस्टम क्रैश कर गया, आपका सिस्टम रीस्टार्ट होता है। तो रीस्टार्ट होता है तो अब क्या होगा, आधे चेंजेस हो गए हैं, आधे चेंजेस नहीं हुए हैं, दिस कैन लीड टू अ प्रॉब्लम। तो आपको क्या चाहिए कि यार अगर ये क्रैश कर जाए तो इन ट्रांजैक्शंस के शुरू होने से पहले वाले स्टेट में डेटाबेस को ले जाया जाए और बाद में इन ट्रांजैक्शंस को दोबारा इस पर रन किया जाए। तो ये बैकअप एंड रिकवरी है, ये पॉसिबल है डेटाबेस में। कंकरेंसी कंट्रोल, अभी कंकरेंसी का मतलब समझाया था कि जब 2 ट्रांजैक्शंस चल रही हैं तो इनको कंकरेंसी बोलते हैं। जब कंकरेंसी हो रही है तो कंट्रोल करो कि कहीं ये ना हो कि
गलत डेटा शो करे या प्रॉब्लम्स हो, तो उससे बचने के लिए कॉन्करेंसी कंट्रोल होना जरूरी है। एक बार अगर आप डेटाबेस बना लोगे तो उसमें आपकी कॉस्ट भी मेंटेन करने की सिस्टम को कम पड़ जाएगी। ऐसे बहुत सारी फाइलें मेंटेन करनी पड़ती, डेटाबेस में एक ही फाइल है तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट वो काफ़ी कम हो जाएगा। ये आपके फायदे हैं, एडवांटेजेस हैं। ओके, एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अलॉन्ग विद द डिफरेंस बिटवीन फाइल बेस्ड एंड डेटाबेस अप्रोच। तो अब इसके डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। पहली चीज तो यार ये मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो गया। अब ऑब्वियसली इतनी बड़ी फाइल है, इतना सारा डाटा रखोगे तो ये कॉम्प्लेक्स तो होगा ही, ठीक है ना। अगर बिना सोचे समझे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है या कुछ गलती हो गई, आपने कुछ कंसेप्ट को कंसिडर नहीं किया, तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ध्यान रखना पड़ता है कि डीबीएमएस की भाई अच्छे से इंप्लीमेंट हो, इसको प्रॉपर स्टडी किया जाए और वेल एक्सपीरियंस्ड एंड वेल एजुकेटेड पर्सन्स हों, वही इस डेटाबेस को मैनेज करे और हैंडल करे। इसका साइज भी बहुत ज़्यादा होता है यार, डीबीएमएस एक ही फाइल है लेकिन वो बहुत बड़ी होती है, एमबीज और जीबीज में स्पेस लेती है, ठीक है ना। तो डिस्क स्पेस का ध्यान रखना जरूरी है। प्लस जब डीबीएमएस चलेगा तो पीछे ये रैम बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करता है, तो उसका भी ध्यान रखना होता है। परफॉर्मेंस, अब वही चीज़ बहुत बड़ा हो गया है। अब जनरली डीबीएमएस जब आप बनाते हो ना तो किसी एक काम के लिए नहीं बनाते, एक ऑर्गेनाइजेशन का सारा कुछ एक डाटाबेस ही मैनेज कर रहा है। उसने उसकी चाहे सैलरी निकालनी है किसी बंदे की, अटेंडेंस पता करनी है, इनवॉइसेस देखने हैं, सेल्स देखने हैं, तो ये सारे काम करने के लिए आप क्या कर रहे हो, डीबीएमएस पे डिपेंडेंट हो गए हो। कई बार डीबीएमएस क्या होता है कि कई जगहों के लिए बहुत अच्छा है, कुछ सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहे हैं, जैसे ये सिस्टम बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा स्लो हो गया है क्योंकि एक डेटाबेस सारा कुछ कर रहा है तो कहीं ना कहीं कोई कमी मिल जाएगी। लेकिन जो फ्लैट फाइल्स होती थी, जो फाइल सिस्टम होता था, वो स्पेसिफिकली किसी एक पर्पस के लिए ही यूज होता था, तो उससे कई बार ये हो सकता है कि उससे बेटर आपको परफॉर्मेंस ना मिले। हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर, अब बाई चांस डेटाबेस फेल हो गया क्योंकि आपने कोई बैकअप नहीं रखा, कोई आपके पास कोई और जरिया नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। कॉस्ट ऑफ डीबीएमएस, अब यार जब आप डीबीएमएस को मैनेज करोगे तो डीबीएमएस को चलाने वाला बंदा चाहिए, बनाने वाला बंदा चाहिए, मेंटेन करने वाला बंदा चाहिए, डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर का भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, तो ये ऑब्वियसली कॉस्ट तो बढ़ ही जाता है। एडिशनल हार्डवेयर कॉस्ट, एडिशनल हार्डवेयर कॉस्ट क्या है, अब आप सिंपल नोटपैड में काम कर रहे हो, फाइलों में काम कर रहे हो, तो आप पुराना कंप्यूटर 15,000 का 12,000 का लेके रखे हो, उस पर काम कर रहे हो तो पॉसिबल है। अगर आप डीबीएमएस यूज कर रहे हो तो आपको प्रोसेसर अच्छा चाहिए, रैम अच्छा चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा चाहिए, तो आपका हार्डवेयर कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ जाएगा। देन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या है, अब मान लो एक कंपनी 90s से चल रही थी, 1990 से चल रही थी, उसने 2005 तक मान लो सारा डाटा अपने फाइल्स की फॉर्म में रखा है, और 2005 से वो कंपनी डिसाइड करती है कि मैं डाटाबेस में स्विच करूंगी। जब डेटाबेस में स्विच करेगी तो इन सारी फाइलों को डेटाबेस में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, तो उसका भी कॉस्ट महंगा पड़ जाएगा आपको, तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन हो जाती हैं। बेसिकली इन सारे डिसएडवांटेजेस को आप कंसिडर वैसे लिखने को लिख सकते हो, लेकिन डिसएडवांटेज से ज़्यादा फायदे, ज़्यादा एडवांटेजेस ही होती हैं। शुरू में इनिशियल फेज में पहले 2 महीने 3 महीने मुश्किल होती है डीबीएमएस में स्विच करने पे, लेकिन उसके बाद कोई इशू नहीं होता, ये बहुत फायदेमंद होता है बड़ी कंपनीज के लिए। इसके बाद आया 3 लेवल आर्किटेक्चर। अच्छा, अब सपोज आपको डेटाबेस के बारे में पता चल गया है कि डेटाबेस अच्छा कौन सा है, अब डेटाबेस बनाया कैसे जाए। तो एनसी स्पार्क है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने कहा कि जब आप डेटाबेस को बनाओ तो डेटाबेस को 3 डिफरेंट लेवल्स पे कंसिडर करो, उनको यूज करने वाले, उसको बनाने वाले, और उसको जहां पे आपने रखा है कंप्यूटर रैम और हार्डवेयर में रखा है तो उसको आप उस लेवल पे, तो ये 3 लेवल होते हैं। इन 3 लेवल को एक 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। ये लॉजिकल आर्किटेक्चर भी कहलाता है, एक फिजिकल आर्किटेक्चर है बुक में आपकी, लेकिन वो मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहा, आप पढ़ना चाहो पढ़ लेना, लेकिन लॉजिकल आर्किटेक्चर अगर आए पेपर में तो ये 3 लेवल आर्किटेक्चर ही है, ठीक है ना। इसका जब आप 3 लेवल आर्किटेक्चर की बात करते हो ना, तो ये डेटा के बारे में नहीं बात करता है, ठीक है ना, या डीबीएमएस कैसे काम कर रहा है इससे लेना देना नहीं है, हाउ इट लुक्स टू द यूजर्स, ये उस पर मैटर करता है, ठीक है ना। डाटा स्टोर कैसे हो रहा है, ठीक है ना, रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस क्या है। तो एनसी स्पार्क ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने जनरलाइज डीबीएमएस आर्किटेक्चर तैयार किया, जो कंपनीज के आजकल के जो मार्केट में जो डेटाबेसेस चल रहे हैं वो इसी टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं। इसमें 3 लेवल्स के बारे में बताया गया है, इंटरनल, कंसेप्चुअल एंड एक्सटर्नल लेवल, ठीक है। चलते हैं, इसमें आप ये डायग्राम याद कर लेना, ये डायग्राम बहुत यूजफुल है, ठीक है ना। अब ये एंड यूजर्स हैं, एंड यूजर्स 2 हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं।
फॉर एग्जांपल ये सेल्स डिपार्टमेंट वाला मैनेजर है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला मैनेजर है, ठीक है ना, ये प्रोडक्शन वाला है, ये फाइनेंस वाला है। तो आपके मल्टीपल व्यूज़ हो सकते हैं। सेल्स वाले को सेल्स का डाटा चाहिए, उसको प्रोडक्शन में क्या आ रहा है उसको कोई लेना देना नहीं है। मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग का डाटा चाहिए कि कौन से और मार्केट में कैसा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इन सभी को अपने हिसाब का डेटा चाहिए। जो एक्सटर्नल लेवल होता है वो हमेशा एक से ज़्यादा हो सकता है और एक से ज़्यादा होगा भी। हर एक बंदे की ज़रूरत के हिसाब से एक्सटर्नल लेवल बनता है। ये एक्सटर्नल लेवल डेटा कहाँ से फैच कर रहा है, ये कहीं ना कहीं तो ये डेटा सारा पड़ा होगा ना। जहाँ पे पड़ा होगा उसको कंसेप्चुअल व्यू बोलते हैं, कंसेप्चुअल लेवल बोलते हैं। बेसिकली ये डीबीएमएस में डेटा कैसे पड़ा है, ये डीबीए बनाता है, इसको मैनेज करता है, ये कंसेप्चुअल लेवल होता है। और फिर ये डेटा कंप्यूटर की रैम में किस लोकेशन पे कितनी मेमोरी ले रहा है, कितना साइज ले रहा है, ये बताने के लिए आपका थर्ड लेवल होता है स्टोरेज आर्किटेक्चर, जो रैम होता है। तो अगर मैं आसान भाषा में बात करूं तो रैम में किस लोकेशन में पड़ा है डीबीएमएस, कितनी मेमोरी ले रहा है, दिस इज एन इंटरनल लेवल। कॉलम्स कौन कौन से हैं, टेबल्स कौन कौन से हैं, कीज कौन कौन सी हैं, कौन कौन से रिलेशंस लगे हुए हैं, कंसेप्चुअल लेवल है ये। एक मान लो लाइब्रेरियन है, तो लाइब्रेरियन को बुक्स इशूड, रोल नंबर किस रोल नंबर ने ली है, फाइन कितना बनता है, बस ये डाटा चाहिए। और अगर आप किसी टीचर की बात करते हो तो टीचर को रोल नंबर, किस स्टूडेंट का है, किस सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क्स हैं, बस ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये आपका एक्सटर्नल लेवल होता है। तो ये एक्सटर्नल लेवल का थ्योरी है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है काफ़ी हद तक। हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है डेटाबेस का, ठीक है ना। इसको यूजर लेवल भी कहते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एक से ज़्यादा एक्सटर्नल व्यूज हो सकते हैं। लॉजिकल रिकॉर्ड्स और उनके रिलेशनशिप को दिखाया जाता है एक्सटर्नल लेवल में। देन कम्स कंसेप्चुअल एंड इंटरनल लेवल। कंसेप्चुअल ये होता है लॉजिकल व्यू ऑफ द इंटायर डेटाबेस, ठीक है ना, एज अ होल, पूरा इकट्ठा, ठीक है ना। इट अलाउज द यूजर टू ब्रिंग ऑल द डाटा इन द डाटाबेस टुगेदर एंड सी इट इन कंसिस्टेंट मैनर। तो वही चीज़ की सारा डाटा एक जगह इकट्ठा कर दिया गया, एक कंसेप्चुअल व्यू बना। ये मल्टीपल नहीं बनते, ठीक है ना। द फर्स्ट स्टेज इन द डिजाइन ऑफ, सबसे पहले डेटाबेस जब बनना शुरू होता है तो कंसेप्चुअल व्यू पे ही फोकस किया जाता होता है। कौन कौन से टेबल्स बनेंगे, उनके बीच में रिलेशनशिप्स क्या होगा, ये दिखाया जाएगा, ठीक है ना। स्टोरेज के बारे में ये नहीं बताता। स्टोरेज के लिए बताने के लिए कौन आता है, इंटरनल लेवल, ठीक है ना। द कलेक्शन ऑफ फाइल्स परमानेंटली स्टोर्ड ऑन स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज नोन एज द फिजिकल डेटाबेस। तो ये फिजिकल डेटाबेस कहलाता है, ठीक है ना। द फिजिकल और इंटरनल लेवल इज द वन क्लोजेस्ट। ये फिजिकल स्टोरेज में कैसे स्टोर हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे यूज कर रहा है, आपकी फाइल को कैसे मैनेज कर रहा है, तो ये उसके बारे में बताया गया है। तो ये आपका थ्योरी हो गया। और इसके अलावा मैं ये एक डायग्राम बच्चों को समझाने बोलता हूँ कि इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है, एक स्कूल में जो स्टूडेंट्स का डेटा है वो डेटा चाहिए आपके लाइब्रेरियन को भी और आपके अकाउंट ऑफिस वाले को भी। अकाउंट ऑफिस वाले को क्या चाहिए कि किस बच्चे की फीस आई है, किस बच्चे की फीस नहीं आई। तो उसको बस तीन चीज़ें चाहिए, रोल नंबर, नाम और फीस, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये एक व्यू बन गया। जो लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन को क्या चाहिए कि किस बुक को किस स्टूडेंट ने इशू किया है और कब किया है। तो इशू कब किया है, रिटर्न कब कर रहा है, बुक नंबर क्या है, नाम, एड्रेस, रोल नंबर, उसको फीस से कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपका हो गया एक्सटर्नल लेवल। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कंसेप्चुअल लेवल, ये सारे फील्ड, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, बुक नंबर, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ रिटर्न, फीस, ये सारे कॉलम्स के नाम किस डेटा टाइप का है और कितनी मेमोरी ले रहे हैं। जैसे नंबर 5, कैरेक्टर 20, नंबर, डेट, नंबर। तो ये आपका कंसेप्चुअल लेवल हो गया, जिसमें कॉलम्स के नाम, कॉलम की डेटा टाइप और हर एक कॉलम कितनी मेमोरी ले रहा है वो बारे में बताया गया है, कंसेप्चुअल लेवल। इंटरनल लेवल, अब रैम के किस लोकेशन में है और कितनी मेमोरी ले रहा है। तो मान लो ऑफसेट होता है जहां से शुरू हो रहा है, 0 नंबर से शुरू हो रहा है, रोल नंबर है, बाइट्स में डाटा लेगा, और 5 है तो 0 से लेकर 6 तक ये लेके बैठा हुआ है। 6 से शुरू होता है नेम वाला, एज यू कैन सी, ये वाला नेम वाला 6, और 20 ये लेगा तो 20 + 6 26, तो अगला 26 से शुरू होगा, 26 और ये वाला 40, 26 + 40 66 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, बेसिकली मैं क्या बताना चाहता हूं कि जो ऑफसेट है वो शुरू में होगा 0, फिर जो साइज होगा वो ऐड हो जाएगा, जो ऐड होकर वैल्यू आएगी वो नए कॉलम का एड्रेस होगा, नए कॉलम का एड्रेस होगा। तो रोल नंबर का टाइप ऑफसेट था 0, बाइट था 6, तो 0 + 6 6, नेम 6 से शुरू होगा, ऑफसेट 6 होगा। इसका साइज था 20, 6 + 20 26 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका डाटा दिखाया गया है। तो ये आप एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, कि आप किस तरीके से आपका एक्सटर्नल कंसेप्चुअल कैसे जा रहा है, ठीक है। अब एक और टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट, वो टॉपिक ये है कि यार ये एक्सटर्नल लेवल है, एक्सटर्नल लेवल, और ये कंसेप्चुअल लेवल है। तो यहाँ से कौन सा डाटा ऊपर जाएगा, कैसे शो होगा, कैसे नहीं शो होगा, ये कैसे डिसाइड हो रहा है।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैपिंग। तो आप यू कैन सी अब दो तरीके की मैपिंग होगी, इंटरनल से कंसेप्चुअल में डेटा कैसे जा रहा है और कंसेप्चुअल से एक्सटर्नल पे कैसे जा रहा है। तो ये दो तरीके की मैपिंग होती है, कंसेप्चुअल इंटरनल और एक्सटर्नल कंसेप्चुअल, ठीक है ना। तो ये मैपिंग भी दो नंबर की डेफिनेशन आ सकती है आपको, ठीक है ना। फिर इनके बारे में कंसेप्चुअल और इंटरनल मैपिंग, पहले जो इंटरनल लेवल था आपका, ठीक है ना, जो इंटरनल लेवल था और जो कंसेप्चुअल लेवल था उनके बीच में जो मैपिंग हो रही है, तो इनके बीच में आती है, ये कॉरेस्पॉन्डेंस बनाती है रिकॉर्ड्स और फील्ड्स के बीच में, ठीक है ना, और फाइल्स के बीच में। ये बताती है कि कोई भी चेंजेस आप करो इंटरनल टू द फाइल डज नॉट अफेक्ट द कंसेप्चुअल। अब ये भी होता है यार, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, मान लो फेसबुक है, फेसबुक आप चला रहे हो, जनरली आप क्या करते हो, कोई जब फेसबुक का अपडेट आता है तो आप इसको अपडेट कर देते हो। आप जनरली कुछ कई बार क्या होता है कि कोई चेंजेस ही नहीं है यार, कुछ हुआ ही नहीं। एक्चुअली उन्होंने आपकी स्पीड इंप्रूव करी होगी, उन्होंने शायद कुछ पीछे बग्स होंगे उनको खत्म किया होगा, कोई और अपडेशंस करी होंगी, लेकिन आपके वर्किंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इन शॉर्ट, अगर मैं इंटरनली कुछ भी चेंजेस करूं तो कंसेप्चुअली वो चेंजेस इफेक्ट नहीं होने चाहिए, और अगर मैं कंसेप्चुअली कुछ चेंजेस करूं तो एक्सटर्नली कोई उसका इफेक्ट शो नहीं होना चाहिए। तो ये एक्सटर्नल से कंसेप्चुअल मैपिंग का कंसेप्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये मैपिंग इंपॉर्टेंट है। और एक और टर्म आती है स्कीमा। स्कीमा क्या है यार, जैसे आप स्कीम बनाते हो कि कैसे पेपर पास करोगे, अपना सब तैयारी करते हो, प्लानिंग करते हो कैसे कैसे करोगे, वैसे ही जब आप डेटाबेस बनाने जा रहे हो, डेटाबेस में क्या क्या चीजें रखोगे, क्या क्या चीजें नहीं रखोगे, दिस इज कॉल्ड अ स्कीम एंड जनरली इट इज कॉल्ड अ स्कीमा। ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, क्या क्या रखोगे, कैसे कैसे रखोगे। तो हर एक लेवल का हर एक स्कीमा होता है, कंसेप्चुअल लेवल का कंसेप्चुअल स्कीमा होता है, इंटरनल लेवल का इंटरनल स्कीमा होता है, और एक्सटर्नल लेवल का एक्सटर्नल स्कीमा होता है, ठीक है। तो ये आपका स्कीमा का डेफिनेशन है। स्कीमा एक स्कीम होती है, किस तरीके से आप अपने डेटाबेस को इंप्लीमेंट और मेंटेन करोगे। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। इस वीडियो में 3 चीज़ें मेन थी, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, डिफरेंस बिटवीन फाइल बेस्ड एंड डेटाबेस अप्रोच, 3 लेवल आर्किटेक्चर, और कुछ छोटी छोटी मैपिंग क्या होती है और स्कीमा क्या होता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगली वीडियो जल्द ही मैं अपलोड करूँगा। मिलते हैं नई वीडियो में। See you in the next video. Cheers. Thank you.